यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडिटोरियल के यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल टेस्ट 2 होगा, ठीक है। जो आपके ऑलरेडी पहले जो टेस्ट हो चुके थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, वो सब नहीं है। ये जो खत्म होने के बाद आता है पूरा फुल लेंथ टेस्ट, वो पहले दूसरे तीसरे चौथे होते हैं, वो सब आपके सेक्शनल टेस्ट रहते हैं, ठीक है। 10 तक करीब सेक्शनल टेस्ट थे। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ फुल लेंथ टेस्ट। पहला मैं करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। सेकंड टेस्ट यहाँ पे करने जा रहा हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन पहले को। पहला क्वेश्चन है सतमेव जयते किस उपनिषद से यहाँ पर लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद जो हमारा है ये सतमेव जयते यहाँ पर इसमें, ठीक है। ये आपके छठे खंड के मतलब यहाँ पर जो तृतीय मुंडक जो प्रथम यहाँ पर खंड के छठे श्लोक में वर्णित थे, प्रथम खंड के छठे श्लोक में यहाँ पर वर्णित है। ये श्लोक में कहा गया कि जो सतमेव जयति नरातंत्र सत्यन, मतलब जिसका अर्थ होता है कि सत्य ही विजयी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन दूसरा, बौद्ध किस बौद्ध संगीत में धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था? आंसर हो जाएगा सेकंड का, यहाँ से ये विभाजित हुआ था चौथा, ठीक है, चौथे में। यहाँ से देखो पहला दूसरा भी देख लेते हैं। पहला क्या था? पहला यहाँ पर हमारा बौद्ध जो संगीत थी राजगृह में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरा यहाँ पर वैशाली में हुआ कालाशोक इसके शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन थे? जो सभाकामी 383 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पर तीसरा ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में, और यहाँ पर शासनकाल अशोक, और यहाँ पर 251 ईस्वी पूर्व मुगलिपुत्र, यहाँ पर 30 इसके अध्यक्ष थे। और चौथा यहाँ से हुआ था कुंडलबोन कनिष्क, और यहाँ पर इसके पशुमित्र अशोक इसके अध्यक्ष थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं? आंसर हो जाएगा तीसरे का, यहाँ से ये जो मिले धोलावीरा में, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वर्तमान गुजरात में स्थित धोलावीरा का हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुनियोजित और यहाँ पर जो व्यापक रूप से उत्खनन स्थल में से एक माना जाता था। यह हड़प्पा वासियों की शहरी योजना और यहाँ पर सामाजिक जो हमारे जीवन है उसके बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसका प्रमुख देवता थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, यहाँ से ये सर्जन के देवता थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 से 600 बीसी पूर्व, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व यहाँ पर प्रारंभिक यहाँ पर वैदिक काल की तुलना में धार्मिक विश्वास में से यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ था। इंद्र, अग्नि जैसे यहाँ पर जो देवता थे वो प्रमुखता से यहाँ पर कम होने लगे थे पहले जो देवता थे, और इनकी अवधि में प्रजापति सर्वोच्च यहाँ पर सृष्टिकर्ता के रूप में आगे आने लगे थे। तो बस सर्जन यहाँ का देवता, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त काल में सर्वाधिक शिलालेख किस शासक के मिलते हैं? आंसर हो जाएगा 5वें का, यहाँ से ये सबको पता है कि यहाँ से कुमार गुप्त हैं, इनके मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल कब था? 415 से 455 ईसा पूर्व था, ठीक है। इन शिलालेखों में शामिल थे क्या? पत्थर के शिलालेख, ठीक है, और तांबे के स्लेट, सिक्के और विभिन्न रूपांकनों के देवताओं के साथ यहाँ पर इनके अंकन मिलते देखे गए थे। और वहाँ पर भारत में हिस्सों के जो मंदिर थे उसके भी शिलालेख देखे गए थे। आपसे बोलेगा कि इसमें जो मंदिर और मस्जिदों के यहाँ पर जो शिलालेख थे नहीं देखे गए थे, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि मंदिरों के शिलालेख इसमें देखे गए थे, है ना, याद रखना है। आंसर 5वें का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का, जो प्रतिपादित किया गया था ये किया गया था 7वें का डी, छंदों के उपनिषद में। डी हमारा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है सातवां नंबर यहाँ से मुगल काल में मुहस्सिब जो था ये क्या था, ये कौन था? मुहस्सिब हमारा आचरण अधिकारी होता था। कौन था? आचरण अधिकारी। मुहस्सिब जिसे मुहतासिब भी लिखा जाता था। मुगल काल के दौरान यहाँ पर सार्वजनिक नैतिकता और आचरण का प्रभारी माना जाता था। उसका प्राथमिक हमारा कर्तव्य था कि सार्वजनिक जीवन में इस्लामिक कानून को लागू करना और ये सुनिश्चित करना कि यहाँ पर नैतिक जो व्यवहार है वो धार्मिक प्रथाओं के पालन ठीक से किया जा रहा है या नहीं। तो इसका आचरण अधिकारी यहाँ से होगा 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8वां अमुक्त मालदा किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पर लिखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का सी, कृष्णदेव राय, जो हमारा यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये जो हमारा अमुक्त मालदा थी ये कब लिखी गई थी, है ना? तो याद रखना 1500 मतलब किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हमारा कृष्णदेव राय। और इसका शासनकाल कब था? आपसे बोलेगा जो उसने लिखा था उसका शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1529 का यहाँ पर इसका टाइम पीरियड था, उसके दौरान पर लिखी गई थी। ये प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यिक कृति है, ठीक है। यहाँ से 8वें का सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ से निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार यहाँ पर माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का डी, चैतन्य महाप्रभु, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है? इसमें जो कुछ हमारा नहीं सही सुमेलित है ये आंसर हो जाएगा 10वें का। यहाँ पे आपका देखो पहला तो आपको बोला है कि अकबर द्वारा जजिया का उन्मूलन करेक्ट है। दीवान इलाही 1582 ये भी करेक्ट है। जो हमारा महजरनामा है, महजरनामा ये है 1578
1578 है, लेकिन यहाँ पर 1578 नहीं होगा, यहाँ पे 1579 होगा। इनके हिसाब से यहाँ पर 1578 लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। बाकी सब तीनों आपके करेक्ट हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के यहाँ पर जारी किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का डी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था 1211 से 1236 था। इसने ममलूक या गुलाम वंश का शासक माना था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक के रूप में भी इसे मानते थे। इसने इस्लामी परंपराओं का पालन किया और यहाँ पर जो शुद्ध अरबी सिक्के वो जारी किए। ये पहला तुर्क शासक था ये जारी करने वाला। उन्होंने 2 प्रमुख सिक्के शुरू किए थे। कौन सा? एक तो चांदी का टंका और तांबे का चीतल। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर 10वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? अभी मैंने आपको बताया तो हो चुका है। 12 नंबर देखते हैं। दादाभाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। ये किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे? ये देखो जीते थे जो ये लिबरल पार्टी से जीते थे। ठीक है, यहाँ से आंसर 12वें का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, ये बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा पर प्रकाशित किया गया था, संपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा 14 का, ये संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र इंडिपेंडेंस का प्रकाशन और संपादन जो हमारा मोतीलाल नेहरू उन्होंने किया था, जो एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1919 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना कि पूछ लेगा, सिर्फ सन पूछ लेगा कब शुरू किया गया था, 1919 में। ठीक है, ये समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ये भी पूछ लेगा कि किस उद्देश्य से दिया गया था, तो ये दिया गया था ब्रिटिश यहाँ पर जो थे उनके जो भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और ब्रिटिश जो प्रचार था उसका मुकाबला करने के लिए पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो आंसर 14 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था? आंसर हो जाएगा 15 का, ये पारित किया था 14 जून 1947। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस घोषणा के बाद कांग्रेस कार्य समिति CW थे उसकी बैठक हुई और यहाँ पर 14 जून 1947 को विभाजन यहाँ पर इसका प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए औपचारिक रूप से इसका प्रस्ताव पारित कर दिया था। 15 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ से। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला है भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? ठीक है, प्रमुख विशेषता जो है यहाँ से ये कौन सी है, तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 16 का, यहाँ से आपका होगा पहला बोला केंद्र सरकार में जो हमारे प्रांत विधायी में इसका शक्ति का हस्तांतरण, पहली बात तो यहाँ से इसकी रहेगी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात प्रांतों को कार्यकारी सरकार में जो द्वैध शासन था उसकी व्यवस्था करना। इसके तहत यहाँ पर पहली बार केंद्रीय बजट की यहाँ पर अलग किया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट को भी अलग किया गया था। 1-2 पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर जो हमारे आरक्षित जैसे विषय थे, कानून है ना, व्यवस्था, पुलिस है ना, और यहाँ पर जो वित्त विभाग था, ये सबके पार्षदों के यहाँ पर नियंत्रण उसके में आते थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे चौथा आप नोट कर सकते थे, है ना। तो आंसर क्या होगा 1, 2, 3 चौथा होता है, यहाँ पे चौथा भी ऐड कर लो तो ऐसे सभी इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित लड़ाइयों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। वांडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जो वेदरा की लड़ाई और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, तो मैच करते हैं, इनको देखते हैं। देखो पहले आपका हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 1746 से 48 तक। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा वेदरा का युद्ध, 2 नंबर हो गया। वेदरा का तीसरा नंबर हो जाएगा, वेदरा की लड़ाई हुई थी कब, 1760। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रथम एंग्लो मैसूर, सॉरी पहला, उसके बाद आ जाएगा तीसरा वांडीवास 1760, है ना, ये होगा। तो क्या होगा 2, 3, 1 और लास्ट में चौथा आएगा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था 1767 से और 69 तक। तो याद रखना है आंसर हमारा 17 का क्या होगा, डी जो है ये मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विलेय जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा यहाँ पर राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी, मैसूर। पहला तो कौन सा, अगर दूसरा मैसूर था तो पहला कौन था? ठीक है, पहला यहाँ पर था हैदराबाद। कब? हैदराबाद जो था 1798 में। दूसरा क्या था, मैंने आपको बताया मराठा। मराठा कब? ये 1799 में। ये भी बात आपको याद रखना है। तीसरा अवध 1801 में और चौथा मराठा 1803 में। आंसर यहाँ हो जाएगा 18वें का, जो करेक्ट आंसर है ये सी यहाँ से सही है, मैसूर। क्वेश्चन 19, अभिनव भारत
यहाँ पर है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यहाँ पर इसके दो नौजवान सभा। तो इनमें से बोला है कितने यहाँ पर मिलान सही हो रहा है, ठीक है, मैच करना है इसको, सबको मैच करना है। 90 नंबर देखते हैं। पहले यहाँ से पहले का हो जाएगा अभिनव भारत, आपका हो जाएगा ये बी डी सावरकर, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपका हो जाएगा दूसरे का सी नंबर, मतलब एम एन जोशी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है, यहाँ से हो जाएगा तीसरे का बी चंद्रशेखर आजाद, और यहाँ पर नौजवान सभा हो जाएगा आपका भगत सिंह। आंसर जो हमारा 19वां है इसका टाइप से सी नंबर आप मैच कर सकते हो, करेक्ट होगा। 20 नंबर, किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है, श्वेत विद्रोह शुरू हुआ था, श्वेत विद्रोह हुआ था। आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से लॉर्ड रिपन, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में हुआ था। ये घटना इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से जुड़ी हुई है, याद रखना। इनमें बोलेगा इनमें से कौन सी घटना इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ी हुई है, याद रखना कौन सी, श्वेत विद्रोह, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यूरोपीय समुदाय से यहाँ पर भारी आक्रोश पैदा किया था इसमें, और यहाँ पर जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया था, ठीक है, तो इस वजह से इसको मानते थे। आंसर क्या होगा, 20 का बी करेक्ट है। 21, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई थी, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी शिशिर कुमार घोष। अगला देखते हैं 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार की गई थी। आंसर हो जाएगा 22 का यहाँ से ये स्वीकार की गई थी, ये 22 का बी स्टेट में करेक्ट होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन की मुख्य बातें भी जान सकते हो, 2-3 करीब, है ना। देखते हैं, ये पहली बार जब था जब दोनों दलों ने मुसलमानों के लिए पर अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकार किया था, ठीक है। और कांग्रेस के यहाँ पर जो लखनऊ हमारा मतलब अधिवेशन था उसमें मुस्लिम लीग समझौता, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के मुस्लिम लीग थे उसकी मांग को लेकर अनुसार यहाँ पर जो मुसलमान थे उनके लिए पृथक निर्वाचन जो देने के लिए यहाँ पर सहमति व्यक्त की थी। तो तीनों बातें आपको यहाँ से याद रखना है 22 में। 23 देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया था। आंसर हो जाएगा 23 का से डी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 1848 से या 1848 से 1856 तक था ये, ठीक है। ये अपनी विलय नीति के लिए भी जाना जाता था, मतलब अपना और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके लिए भी जाना जाता था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के यहाँ पर कई नीति भी लागू की थी, राइट। और बहादुर शाह द्वितीय जिन्होंने बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने मुगल के अंतिम सम्राट थे और 1857 के विद्रोह में ये वो दिल्ली के शासक थे, और हालांकि उनकी शक्ति और प्रभाव में बहुत ही सीमित थी, ठीक है। तो सब बातें आपको याद रखनी है। 23 का डी करेक्ट होगा। 24, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री के नाम से यहाँ पर फोर्स कहकर संबोधित किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का आंसर डी माउंट बेटन है, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स वाक्यांश का प्रयोग ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड लुइस माउंट बेटन ने 1947 में विभाजन के दौरान जो दर्दनाक हिंसक दौरान यहाँ पर जो महात्मा गांधी का वर्णन के लिए यहाँ पर इसको किया था। डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था। आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। यहाँ पर जो हमारी विदेशी जो वस्तुएं थी इसको विशेष रूप से यहाँ पर विदेशी कपड़ा उसको बहिष्कार किया गया था, और इसके कारण पूरे देश में हमारे बड़े पैमाने पर जो हमारे सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश कपड़ों को जलाया गया था। और हालांकि यहाँ पर यह औपनिवेशिक वर्चस्व था उसको अस्वीकार करने के लिए एक प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन हर कोई इस तरीके से सहमत नहीं था। आपसे बोलेगा कि ये सब जो किया गया था सब लोग इससे सहमत थे, गलत है, हर कोई इससे सहमत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 यहाँ से लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य सिंपल सा था कि यहाँ पर जो खाने और बंदरगाह थे उनको जोड़ना, और रेलवे का आर्थिक मुख्य कारण इसको हमारा जो था कि यहाँ पर अंतरिक्ष क्षेत्रों को कच्चे माल तो विशेष रूप से खनिजों जैसे कि हमारे पूर्वी मध्य एशिया में ले जाते थे उनको लाना निकालना ले जाना, जिससे उनको आसानी पड़े, है ना, बंदरगाहों से, जैसे कि बॉम्बे कलकत्ता मद्रास तक यहाँ पर कुशलतापूर्वक परिवहन किया जा सके। तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आयोजित किया गया था बांकीपुर, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर पटना, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये 27वां अधिवेशन कब किया था 1912 मतलब 1912 में, ठीक है। आगे ये बांकीपुर था, इसके अध्यक्ष कौन थे भी देख लो, नरसिंह मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और 1912 में हुआ था और स्थान में मतलब बांकीपुर पटना में, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए
हैदराबाद निजाम और बालाजी बाजी राव के बीच, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29, 1857 के विद्रोह में पूर्ण सिपाही विद्रोह किसे कहा गया था, किसने कहा था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 29 का ये लॉरेंस और सीले, लॉरेंस और सीले था, इन्होंने 1857 के विद्रोह में पूर्ण सिपाही विद्रोह कहा था, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी, मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाई थी, आंसर हो जाएगा 30 का डी, जोसेफ नोएल पैटर्न, ठीक है। ये पेंटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें देखते हैं। ये पेंटिंग हमारा शीर्षक था इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, कलाकार कौन था, जोसेफ नोएल पैटर्न था। लगभग यहाँ पर बनाया गया 1858 से 59 के बीच में बनवाया गया था, ठीक है। विषय का उद्देश्य क्या था इसका, किस में जो ब्रिटिश हमारे महिला थी और बच्चे थे, इनको एक साथ बैठे रहने यहाँ पर दिखाया गया था, जो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर और मदद कर रहे लोगों की यहाँ पर इच्छा कर रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो आंसर हमारा 30 का क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं। 31 यहाँ से दाब का विमी सूत्र क्या होता है, ठीक है। दाब का जो विमी सूत्र होगा ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 31 का ये होता है ML-1 T-2। कैसे निकालते एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। हमारा दाब का पूछा है, दाब का सूत्र क्या होता है, पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दाब का फार्मूला होता है बल, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। इसको निकालेंगे। बल का क्या, बल की हमारी विमा क्या होती है, बल की विमा हमारी होती है ML-T-2, ठीक है। बल की आपको याद रखनी होगी, राइट। उसके बाद क्षेत्रफल की क्या होती है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर मतलब किससे नापते हैं, एल से, इसका स्क्वायर होगा तो L2 हो गया। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ML-1, ठीक है, और T-2 तो पहले से लिखा था, है ना। T-2 यहाँ पर होगा, मैंने माइनस नहीं लगाया, तो T-2 यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो L माइनस, ये 2 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -2 में +1 घटाएंगे तो माइनस L बचेगा, तो वही हो जाएगा ML-1 T-2। तो आंसर इसका होगा 31 का बी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब कुछ की यहाँ पर विमा भी याद होना चाहिए। 32, वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ये समतल और उत्तल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। 33, ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो इस पर निर्भर करती है, किस पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निर्भर करती है इसकी आवृत्ति पर, बी ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का। 34, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तित होता है बैगनी रंग, ठीक है। सफेद प्रकाश के किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, वह फैलाव के कारण अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। ये प्रत्येक रंग अपनी जो तरंग है उसके कारण अलग अलग यहाँ पर मात्रा में मुड़ता रहता है, और छोटी बड़ी तरंग यहाँ पर अपनी जो बैगनी रोशनी है उसको लेकर के यहाँ पर सबसे अधिक अपवर्तित होता है, और जबकि यहाँ पर सबसे लंबी तरंग वाली लाल रोशनी से कम अपवर्तित होती है। याद रखना 34 का डी करेक्ट है। 35, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, आंसर हो जाएगा 35 का दिया था जॉन डाल्टन ने, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पदार्थ का परमाणुिक जो हमारा सिद्धांत है प्रतिपादित किया था 1808 में, राइट। इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में पर अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था। उनका सिद्धांत सभी पदार्थों की जो परमाणु थे उनके गुणों के संदर्भ में समझाने की एक व्यापक प्रयास था। आंसर 35 का बी करेक्ट है। 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, आंसर हो जाएगा 36 का ये डी ध्रुव पर, ठीक है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी एक पूर्ण गोलाकार नहीं है बल्कि यहाँ पर एक चपटा गोलाकार जो भूमध्य रेखा पर सबसे उभरा हुआ है और ध्रुवों पर चपटा है। परिणाम स्वरूप आप यहाँ पर भूमध्य रेखा को तुलना में ध्रुवों पर पृथ्वी के केंद्र से अधिक यहाँ पर निकट होते हुए भी गुरुत्वाकर्षण तुरंत बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर अपकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर हमारा जो प्रभावी गुरुत्वाकर्षण है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी। 36 का आंसर डी करेक्ट है। 37 है, यदि 100 वाट का बल्ब जो होता है 10 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट ऊर्जा होती है खपत होती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, करके सॉल्व करके बताया था कैसे होगा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 100 वाट का है, ठीक है, और अगर 10 घंटे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 वाट मतलब 10 घंटे चलाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 वाट और इंटू घंटा जोड़ मल्टीपल कर दिया तो वाट घंटा हो गया, ठीक है। वाट इंटू हावर घंटा, और यहाँ से मल्टीपल करेंगे इसका 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोवाट बराबर मान लेंगे तो 100 वाट एक बल्ब का था, और यहाँ पर प्रतिदिन जलेगा 10 घंटे तो यहाँ पर ऊर्जा होगी कितनी, यहाँ पर ये हो जाएगी 1 यूनिट, तो एक हमारा इसका एक करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस में, आंसर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, बी क्या होगा 38 का यहाँ से करेक्ट आंसर है।
39 देखते हैं। 39 है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है इसका 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं यहाँ से। 40 यहाँ से, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? जो हमारा प्रेरकत्व होता है इसकी इकाई क्या होती है? ठीक है, जो प्रेरकत्व होता है इसकी इकाई होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रेरकत्व किसी जो हमारी विद्युत परिपथ या घटक जैसे प्रेरक होते हैं उसका एक गुण होता है जो धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा प्रवाह में परिवर्तित करने का विरोध करता है। ये इस बात का माप है कि धारा परिवर्तन में होने के पर परिपथ कितना विद्युत चालक बल प्रेरित करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में प्रेरकत्व का मात्रक इकाई हेनरी यहाँ से होता है। प्रतीक किसका होता है? एच से, मतलब इसको एच से देखते हैं, है ना, शो करते हैं। तो 40 का डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर को। 41 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का डी, पोलोनियम। डी यहाँ से इसका पोलोनियम में सबसे अधिक होते हैं। पोलोनियम में ज्ञात समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक होती है। इसलिए क्या होता है? आवर्त सारणी में अंत में भारी तत्वों को अक्सर न्यूट्रॉन भिन्नताएं अधिक देखी गई हैं, जिससे क्या होगा? रेडियोधर्मी समस्थानिक एक विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, लिथियम में 8 होता है समस्थानिक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में आपको हो जाएगा 14। ठीक है, और यूरेनियम में आपका हो जाएगा 17, लिख सकते हो आप। पोलोनियम में आपका 33 होता है, लगभग में 33 है ना, लगभग में लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखते हैं लगभग 33, ये एरो बनाते हैं, मतलब होता है लगभग में 32 या 33 भी हो सकता है ऐसा। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। 42 नंबर देखते हैं यहाँ से। 42 क्वेश्चन है, नींबू के रस का जो हमारा पीएच मान होता है ये कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का बी, 2.2 यहाँ पर इसका पीएच मान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, गैसोहोल का मिश्रण क्या है? गैसोहोल का मिश्रण होता है 90% करीब यहाँ पर इसका किसका होता है? पेट्रोल का होता है। आपसे बोलेगा 90% हिस्सा आपका डीजल का होता है, तो गलत हो जाएगा। प्लस 10% आपका अल्कोहल का होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 43 का ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन है एक क्या? ऑप्शन देखना, बताना उसके बाद। ग्रेफिन हमारा कार्बन का एक नैनो रूप होता है। बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ग्रेफिन हमारा एक नैनो मटेरियल है और कार्बन का यहाँ पर एक रूप है। ये कार्बन परमाणु की एक द्विआयामी जो परमाणुक रूप से परत होती है, पतली परत होती है, जो एक छत्ते जैसी आकार की संरचना दिखाता है। ठीक है, ग्रेफिन को नैनो मटेरियल इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पर इसके जो आयाम होता है नैनोमीटर के पैमाने पर होते हैं और आमतौर पर केवल एक परमाणु जो मोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से बी 44 का करेक्ट है। 45, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसें समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। ये किस नियम के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा 45 का ए, अवोगाद्रो का नियम। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अवोगाद्रो का नियम कहता है कि जो समान तापमान पर दबाव पर सभी हमारी गैसें बराबर आयतन और अणुओं की संख्या समान होती है। ये सिद्धांत गैसों व्यवहार के समझाने के लिए मौलिक और यहाँ पर जिसे बायल चार्ल्स के जो गैसों नियम है उसके द्वारा वर्णित नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 45 का ए करेक्ट है। 46 नंबर, कार्बोनाइट जो कार्नोटाइट लिखा हुआ है। ठीक है, कार्नोटाइट किस धातु का एस खनिज है? कार्नोटाइट किस धातु का एस खनिज है? ये हमारा यूरेनियम का है। किसका होगा? यूरेनियम। कार्नोटाइट एक हमारा चमकीला पीला रेडियोधर्मी खनिज होता है जो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण एस होता है। इसका रासायनिक हमारा सूत्र होता है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा आपको लिखना नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ काफ़ी बड़ा होता है, K2 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में UO2। ठीक है, U लिखा है, V नहीं है, फिर 2, फिर ब्रैकेट में VO4। ठीक है, यहाँ पर O है, ये VO4 और डॉट का मतलब मल्टीपल होता है 3H2O। आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकता है। और इसका जो खनन है मुख्य रूप से यूरेनियम सामग्री के लिए यहाँ पर किया जाता है, हालांकि इसमें वेनेडियम भी शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। 46 का। 47 है, एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? एल्काइन का अणुसूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा 47 का सी, CN और H2N-2 ये होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 47 का सी, यहाँ से मैच कर रहा है। 48, आभूषणों को धोने साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से ये किया जाता है एक्वारेजिया का। ठीक है, एक्वारेजिया क्वेश्चन अभी पूछा गया था कब? अभी यूपी का जो अभी आरो एग्जाम हुआ था, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यूपी आरो एग्जाम, क्योंकि 2 साल बाद हुआ था, एक बार लीक हो गया था। तो ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक्वारेजिया में जो होता है कितने भाग, इसमें किसका भाग कितना होता है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से पूछ सकता है ऐसे भी,
जैसे यहाँ पर पूछा है, एक बात ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कितना भाग किसका होता है ये भी पूछ सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको, जो एक और राज्य होता है सांद्रित हमारा जो नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक हमारा एसिड होता है, इसका अत्यधिक यहाँ पर जो संक्षारण मिश्रण होता है, जो आमतौर पर 1:3 के अनुपात में होता है। ये सोने के और प्लेटिनम के जैसे यहाँ पर महान धातुओं को घोलने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ये सोने के जो गहन सफाई उसके लिए यहाँ पर शोधन के पसंदीदा रसायन बल को लेकर देखा जाता है। ये अकेले हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है और अकेले यहाँ पर नाइट्रिक एसिड होने से नहीं घोल बनता, जबकि यहाँ पर इस तरह से गहनों को प्रभावी ढंग से साफ नहीं कर सकते। कुछ भाग इसमें मिलाना पड़ता है इसका, और कुछ भाग यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है 48 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम आप यहाँ पर पार्ट नहीं मिला सकते हो। 49 नंबर देखते हैं। 49 यहाँ से किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बना देती है, वह तत्व क्या होगा? वह तत्व क्या होगा? वह तत्व हो जाएगा हमारा धातु, है ना। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से जो नहीं किया जाएगा इसका ये डी, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, किससे नहीं किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस, डी यहाँ से इसका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 51। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का आंसर डी, सेरेब्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। विटामिन B7, B12, E और K। ठीक है, इनको सूची मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से 52 को। देखो यहाँ से पहला हमारा हो जाएगा इसका विटामिन B7, राइट। B7 आपका हो जाएगा ए का बालों का झड़ना। ठीक है, B12 क्या होगा? B12 आपका हो जाएगा यहाँ से ये जो प्रणाशी हमारी अवरक्ता होती है ये। ठीक है, विटामिन ई क्या होगा? विटामिन ई यहाँ से आपको हो जाएगा भंजपन और उत्पन्न होना। और विटामिन क्या होगा? विटामिन के आपको हो जाएगा यहाँ से रक्त का धक्का जमना। आंसर हमारा हो जाएगा 52 का, मैच करेंगे तो ए यहाँ से करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण यहाँ पर किया जाता है? मुझे बताना है आपको। एड्स के लिए जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है 53 का डी, एक तो PCR, ठीक है, एक तो CD4 और एक आपका एलिसा। 1, 3, 4 इसका करेक्ट होगा, तो 53 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 निम्नलिखित पर मिलान करना है रोगों के नाम और यहाँ पर जीवाणुओं के नाम बोल रखा है। ठीक है, तो मैच करते हैं इसको। पहले का हो जाएगा हैजा। हैजा का क्या होगा? हैजा का हो जाएगा आपका यहाँ से विब्रियो कोलेरी, है ना। ए का 3 आंसर होगा। दूसरा क्षय रोग टीबी, ये हो जाएगा आपका माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक। निमोनिया आपका हो जाएगा यहाँ से डिप्लोकोकस निमोनिया। टेटनस आपका हो जाता है कोलिस्ट्रीडियम टेनानी। आंसर हो जाएगा 54 का एक करेक्ट यहाँ से। 55 है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये जो नहीं है ये करेक्ट आंसर सी यहाँ से सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 56 निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का माइक्रोराइजा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोराइजा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है क्योंकि ये फास्फोरस और पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 आर्कियोप्टेरिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच एक संक्रमणकालीन रूप था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ये है सरीसृप और पक्षी। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए, ये होता है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं शैवाल और कवक, है ना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ये होता है प्लास्टिड। सी यहाँ से करेक्ट होगा। प्लास्टिड जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, ये दिए गए हमारे विकल्पों में सबसे बड़े अंग। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय रत्तिका जो होती है उसके पादपों कोशिका में सबसे बड़ी होती है। प्लास्टिड का हमारा जो प्रकाश संश्लेषण का भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है और उनका आकार पौधों की कोशिकाओं में नाभिक माइटोकॉन्ड्रिया को गल्जी जो बॉडी उससे बड़ा हो जाता है। आंसर 59 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से डी, ये सभी हमारे जो होंगे ये भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसा करके था। और आगे यहाँ पर जो 3 दिए फिलहाल 3 आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, 15, 16, 19 यहाँ से। और ये अधिकार हमारे विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, संविधान के अनुसार ये केवल भारतीयों को ही दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी हो गया। 61 देखते हैं।
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो पता सबको था, लेकिन थोड़ा सा इतने देख के लोग डाउट हो जाते हैं कि क्या कौन सा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 1986, सी यहाँ से करेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट था, अधिनियम था, 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे भोपाल गैस त्रासदी के जवाब में 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव जो पर्यावरण राष्ट्र सम्मेलन था उसके निर्णय द्वारा लागू करने के लिए अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। यह डेट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रीट जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ए, मूल क्षेत्राधिकार में जारी करता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और आपका अगर जो हाईकोर्ट जारी करेगा वो जारी करेगा 226 में। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। राइट, इसके अनुसार अपने मूल क्षेत्र को यहाँ पर अंतर्गत रीट जारी करता है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट, जैसे यहाँ पर बंदी प्रतिष्ठीकरण, ठीक है, परमादेश, निषेध, क्वारंटो और पेंशन जारी करने का अधिकार देता है। राइट, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 62 का ए करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर है, भारत के न्यायिक मालिका परीक्षक जो कहे गए उसके बारे में विचार करना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से विचार करने वाला है, अभी तक यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, है ना? तो देखते हैं इसको। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष क्या हो, जो भी यहाँ पर पहले हो वो होता है। पहली बात क्या हो जाएगी? पहली बात 63 की है, करेक्ट है, सही बोला है। राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रसाद परंतु बना रहता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक यहाँ पर ये बना रहता है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, इसके वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये भी बात करेक्ट है। तो सभी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, तो यहाँ से आंसर होगा इसका 63 का डी करेक्ट होगा। वेतन सेवा शर्तें, इसका देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पर सही लिखा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से आंसर इसका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तीसरा जो स्टेटमेंट है इसके जो वेतन सेवा शर्तें हैं ये सब राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करेगा, ये सब कौन करेगा? संसद करेगा, है ना? तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए, तीसरा वाला। बहुत लोग यहाँ पर बताते हैं कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन गलत है। देखो गलत यहाँ पे जो मैक्सिमम मेरे से हो पाता है सही करने का, वो मैं आपको करता हूँ कोशिश, लेकिन जो उन्होंने ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है ये रूट एरिया का है, ठीक है, तो उन्होंने आंसर एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर तीसरा सही बताया। तीसरा बल्कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया था, ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये बात गलत है एकदम, ठीक है। तो तीसरी बात गलत है, ओनली 1 2 करेक्ट है, सभी सही नहीं होगा, सभी सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 स्टेटमेंट इनका होना चाहिए, तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट। और गलत पूछा है तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका देखो पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत है, तो पूछा गलत कौन सा है, तो केवल 3 यहाँ पर स्टेटमेंट होना चाहिए था। आप लिख लो अपने आंसर में केवल 3 यहाँ से गलत है, क्योंकि आपको पता है ना, तो गलत से थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। जो सही है आप लिख लो, जो गलत है आप वो लिख सकते हो, आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है, ठीक है, अपनी बात पे यहाँ पर रहना है। 64 देखते हैं। देखो बहुत लोग आप बताते हो कि क्वेश्चन ही गलत है, तो वो चीज़ आप मुझे भी दिखता है कि यहाँ पे यह है प्रॉब्लम ऐसा, लेकिन वो चीज़ आपका जो स्टेटमेंट रहता है अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लिया करो, ठीक है। 64 यहाँ से खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है कॉकरोच में। ये यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 65 भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया था? इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिया गया था? ये लिया गया था, एक तो देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ये भी आपकी आयरलैंड से ली गई थी, ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव की जो पद्धति है ये भी शायद यहाँ से ली गई थी, है ना, तो यहाँ से ये भी लिखा हुआ है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी लिया गया था, तो सभी यहाँ से क्या होगा इससे लिए गए थे। यहाँ 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनावी सुधार से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति और वोरा समिति हमारी चुनाव सुधार से, लेकिन ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधार संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट होगा 66 का। 67 नंबर देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा 67 का, ये किया गया था 7वां संविधान संशोधन नियम, ठीक है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करने का प्रस्ताव 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यहाँ पर द्वारा किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया था, जो प्रशासनिक सुविधा और यहाँ पर राज्य पुनर्गठन के लिए ऐसी नियुक्तियों को स्पष्ट रूप से अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 68 राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन की आवश्यक है क्यों? मतलब किससे अनुमोदन आवश्यक है? आंसर हो जाएगा विधानसभा से। किससे? विधानसभा, राइट, इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल को राज्य विधान मंडल में सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका विधान सभा। यदि विधानसभा ना हो तो यहाँ पर नहीं रहो तो विधानमंडल में यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। यह अध्यादेश तत्काल कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता वाली जो हमारी स्थिति होती है उसको निपटने के लिए होता है। 69 भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं? निम्नलिखित हैं। संसदीय सरकार की जो विशेषताएं होती हैं ये निम्नलिखित हैं। एक तो यहां से हो जाएगा सांसद बने
बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट, सबको बात ज़्यादातर पता है सेकंड बात, है ना। और सेकंड बात ही यहाँ से करेक्ट है। पहली बात क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, गलत है। उच्च सदन हमारा क्या होता है राज्यसभा, बल्कि यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात, मंत्री अपना पद ग्रहण करने के लिए लोकसभा के पद के अध्यक्ष के समक्ष यहाँ पर शपथ लेता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा, भारत का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी है, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्र हमारा ये नाम मात्र होता है, ना कि वास्तविक। ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से, आंसर 69 का हो जाएगा, केवल 2, मतलब डी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा केवल 2 वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। गन्ने के उचित यहाँ पर लाभकारी जो मूल्य है FRP, उसके बारे में किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है इसे? इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है आर्थिक मामलों का जो हमारा मंत्रिमंडल समिति है, इसके द्वारा, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा RBI की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण होते हैं? आंसर हो जाएगा 71 का, ये होते हैं, एक तो पहला वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा हो जाएगा नगद अधिच्छेद अनुपात, और तीसरा आपका आंसर हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट 71 के करेक्ट हैं। डी हमारा ऐसे क्या होगा, इसका आंसर होगा जो हमारे मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण होते हैं, ठीक है। सभी तीनों से करेक्ट होंगे 71 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 72 यहाँ से, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण बचाने के लिए कौन सी रीट जारी करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का डी, अधिकार परीक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा रीट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के लिए अधिकार को चुनौती देने के यहाँ पर सरकारी जो कार्यालय उसके बिना जो कानूनी अधिकार है उसके वाले व्यक्ति को यहाँ पर कब्जे किए जाने के लिए, बचाव के लिए यहाँ पर इसको जारी किया जाती है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 72 का। 73 यहाँ से, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन के सबसे लोकप्रिय माप क्या है? सबसे लोकप्रिय माप इसका हो जाएगा CPI, है ना, कंज्यूमर प्राइस जो हमारा इंडेक्स है, ये हमारा भारत में मुद्रास्फीति का जो आकलन करने का सबसे लोकप्रिय होता है। आपसे बोलेगा WPI, है ना, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर CPI इसका याद रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 यहाँ से, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 व्यक्तिगत कर, और यहाँ से आपको हो जाएगा निगम कर 2, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क और सेवा कर हमारे अप्रत्यक्ष शुल्क है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से 74 का करेक्ट आंसर है। 75 देखते हैं। RN मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा जो समिति है ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। क्या होगा? बीमा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए 1993 में RN मल्होत्रा समिति का स्थापना की गई थी। इसकी प्रमुख सिफारिश में निजी और विदेशी कंपनियों को बीमा बाजार में प्रवेश की अनुमति देना था, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा ये प्रतिपादित किया गया था GS मिल, ठीक है। GS मिल यहाँ से डी जो स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, राइट। देखो यहाँ पर जो वेतन निधि सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जॉन स्टुअर्ट मिल, GS मिल शॉर्ट में बोल सकते हो, एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। GS मिल ने सिद्धांत विकसित किया जिसके अनुसार मजदूरी का निर्धारण और मजदूरी नीति द्वारा पर किया जाता था, जिसे पूंजी से अलग रखा जाता था और श्रमिकों के बीच यहाँ पर वितरण किया जाता था। तो आंसर होगा 76 का डी करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप से देखो जो हमारे यहाँ पर टेस्ट था एडुटेरिया का, ठीक है, एडुटेरिया का टेस्ट नंबर जो आपका 2 है। कौन सा 2? फुल लेंथ टेस्ट 2 है, याद रखना है ना। वैसे तो 2 आपके हो चुके हैं सेक्शनल टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट आपका 2 पूरे सिलेबस पे होगा। तो इसका आपका 76 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करा दिए, राइट। पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 मैं आपको कल सुबह कराऊंगा, या फिर अभी देखते हैं इवनिंग तक रहेगा, तो इवनिंग तक जैसे अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। इस वजह से कहता हूँ टेलीग्राम से आप जुड़ जाओ, कुछ भी अपडेट रहेगा BPSC के लिए या स्टेट PCS कुछ के भी रहता है, मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। अगर मैं कराऊंगा दोपहर में तो आपको अपडेट 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जुड़ जाना टेलीग्राम से भी, वहाँ से अपडेट लेना है, उसके बाद अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ से एंड करते हैं इसको पार्ट 1 को, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको टेलीग्राम पर, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करना है, और जो भी टॉपिक आपको डाउट थे अच्छे से जाकर उनको डीप में स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। एंड करते हैं।